Hello students. Dear students, in last video we have done in fourth unit. The topic was the Thomson atomic model and the Rutherford atomic model. Okay. In Thomson's atomic model, we have seen the electrons and protons are distributed equally into the atom, and we have taken the example of that plum pudding. It is like a plum pudding model, and you can say it is like a watermelon, and many more example we have seen about the Thomson's atomic model. After that, there are so many drawbacks were there because of that to overcome that type of you can say the demerits. The Rutherford give the another model that is known as the with his name Rutherford's atomic model. Okay, in the Rutherford's atomic model, we have seen that Rutherford taken a small atomic particle of gold and gold foil, and he have done the bombardment of alpha particle, and by this experiment, what he has concluded that the most of the elements, the ray from the alpha particles are goes directly pass through the atom. Some deviate from its path, and some you can say little bit from the 1200. One of from the 1200 come back at that same angle. That is a surprising thing for that, and he has said there is something in the nucleus of an atom. Because of that, you can say send the back that rays. Okay, and by this he discovered the nucleus, you can say, na? And nucleus have the element which are proton and neutron, and that are known as the nucleons, which we have studied well. We all know about the structure of atom, which is given to you by the many scientists, है ना, by overcome their you can say demerits और many things, जो भी कमियां थी उनको दूर करते हुए हमारे सामने जो रखा, उनको हम आज स्टडी कर रहे हैं. उनके बारे में हमें पता है, लेकिन ये कैसे कैसे आए, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट अपन ने थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड ने दिया. फिर रदरफोर्ड के मॉडल के आने के बाद में रदरफोर्ड का जो मॉडल आया, उसमें वो बाकी चीज़ें उनकी सब ठीक थी. उन्होंने जो भी बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से वापस आ जाए. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ही हैज सेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, दे डिस्क्रीट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. उन्होंने ये बोला कि एनर्जी डिस्क्रीट करते हैं, तो एनर्जी डिस्क्रीट करेंगे, दे कम नियर 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 कम इनसाइड द न्यूक्लियस. इस तरह से तो वो किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे. तो ये चीज़ अगर उसके अकॉर्डिंग मान ली जाए कि ऐसे वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इस चीज़ को उनको एक्सप्लेन भी करना था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्या चीज़ें थी. तो ये वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना. तो उन्होंने ये बताया था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. बिकॉज इसकी वजह से, एक्सीलरेशन की वजह से, ये सेंट्रल फोर्स की वजह से उसकी तरफ खिंचते जाएंगे और दे रेडिएट द एनर्जी बिकम लेस, एंड दे कम नियर टू द न्यूक्लियस एंड कम इनसाइड द न्यूक्लियस. तो वो इस तरह से अंदर गिर जाएंगे. तो ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑलवेज अराउंड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ही पाथ में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. तो इस चीज़ को वो नहीं बता पाए थे. इन सबको दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए फिर आए हमारे जिन्होंने अपने को एटम के बारे में बताया, वो थे बोर, है ना. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोर ने अपने मॉडल में क्या कहा था. तो उन्होंने इन ऑब्जेक्शंस को, इन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां आई थी, अपने पोस्टुलेट उन्होंने दिए. उसमें ये बोला उन्होंने, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कोल्ड आर अलाउड टू इनसाइड द एटम. ये कह रहा है कि कुछ सर्टेन जो ऑर्बिट्स होते हैं, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसमें सभी जो ऑर्बिट होते हैं या सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके पास में नहीं आते. कुछ ऐसे होते हैं
कुछ जो कह सकते हैं ऑर्बिट्स होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट कहलाते हैं और वो ही न्यूक्लियस की तरफ आने के लिए अलाउ होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ये शील्डिंग इफेक्ट, कोई इसको रोक लेता है, कोई इसको आने देता है, तो वो किस वजह से है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करेगा ये। तो ये कह रहा है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, वो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जो न्यूक्लियस की तरफ आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं, while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते हैं दे डू नॉट रेडिएट देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी कम नहीं होती है। ये चीज़ बताई किसने, बोर ने बताई। तो ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि दे आर स्टेबल, है ना। और ये जो ऑर्डर जिसमें ये घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये एनर्जी लेवल कहलाते हैं उनके। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, जिसको के एल एम एन नाम दिया गया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो अपन ये नहीं कह सकते इनको, ये शेल जो है ये इनको ऑर्बिट कह दो या सेल। ऑर्बिट्स आर नोन एज द सेल आल्सो, है ना। ऑर्बिट्स को हम जगह जगह किस नाम से पढ़ेंगे, शेल की बात करेंगे अपन। शेल या ऑर्बिट एक ही होते हैं, ऐसे SHELL, नॉट द सेल ऑफ वो तो बैटरी वाला सेल, वो वाला सेल की बात नहीं कर रहे अपन, इलेक्ट्रिक सेल की। हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपने एक पर्टिकुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, उनका अपना पाथ होता है हर एक सेल का। फर्स्ट सेल है उसको के सेल नाम दिया गया है, सेकंड सेल है उसको एल देते हैं, थर्ड सेल है उसको एम दिया है, फोर्थ सेल। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज ऑल आर द एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल हैं इनके कि फर्स्ट में ये स्टार्टिंग के भरे जाएंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में फिल किए जाते हैं। ये बताया इन्होंने, बोर ने। अब बोर ने जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हेल्प की थी वो साइंटिस्ट थे बोर के साथ में बेरी। तो इसलिए इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, बोर बेरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोर बेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं अपन। तो उन्होंने क्या बताया बोर ने कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ही हैज़ गिवन ए फॉर्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट एंड दैट फॉर्मूला इज 2n²। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी एटम में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अगर n है, अपन n की बात कर रहे हैं, 2 एक नंबर है अपने आप में। n की बात करें, n इज अ नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। n किसकी बात कर रहे हैं अपन, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं, या अपन इसको कह सकते हैं अपन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट शेल का मतलब ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ये मैं डार्क कर देती हूँ इसको, ये हो गया मान लो किसी एटम का। इस फॉर्मूला को अपन यहाँ पे लिख देते हैं 2n²। गॉट इट। हेयर आई हैव ड्रॉ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये मैंने बना दी इसकी फर्स्ट शेल, ये मैंने बनाई इसकी सेकंड शेल, नाउ इट्स थर्ड एंड इट्स फोर्थ शेल। ओके, ये कहलाया न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, सॉरी, यस, दिस इज द फर्स्ट शेल, है ना। n इज इक्वल टू 1, किसकी बात करें, फर्स्ट शेल नेम्ड k, इसको क्या नाम दिया गया, k। सेकंड शेल है n2, इसको नाम दिया l। ओके, थर्ड है इसको n इज इक्वल टू 3, m। एंड फोर्थ n इज इक्वल टू 4 एंड नेम्ड n, इसको n शेल, m शेल, k, l, m, n एंड सो ऑन, ऐसे नाम देते गए इनको, है ना। फर्स्ट शेल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो कितना होगा, पुट द नंबर ऑफ शेल 1, सो 1², 2 into 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 मीन्स फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही अपन भर सकते हैं। गॉट इट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम n की जगह क्या पुट करते हैं, 2। ओके, सो पुट इट हेयर, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। मीन्स सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे।
लाइक दैट इफ यू हैव गिवन n इज इक्वल टू 3, यानी कि तीसरी सेल की बात करी जाए तो तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट द 3 हेयर, n की जगह 3 रखा, 3 3 जा 9 अपन ने किया, 9 2 जा 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थर्ड सेल में, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड सो ऑन। 4 है हमारे पास, तो 4 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि फोर्थ में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बताया डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने बोर और बेरी ने, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड बोर-बेरी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बोर-बेरी स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये इनका फर्स्ट पॉइंट था जो किसने बताया था, बोर ने बताया था। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो फर्स्ट 18 एलिमेंट है ना, वहाँ तक तो ये सब सही था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं सेल में, वो कैसे भरे जाते हैं, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग कैसे भरे जाते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, हायर क्लासेस में है वो एनर्जी लेवल कैसे डिपेंड करता है। अभी यही है कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऐसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया इलेक्ट्रॉन्स का। फिर इन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जो लास्ट ऑर्बिट में है, कम से कम कितने होने चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, जो इसका ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना। The orbit should accommodate 8 electron. It's their last orbit to stable in the nature. नेचर में स्टेबल होने के लिए इसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट जो पॉइंट था इसका तीसरा, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेप वाइज स्टेप भी भरे जाएंगे। अगर हम फर्स्ट में भर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भरे अपन ने, उसके बाद हमारे पास है मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 अपन ने इसमें भर दिए, बचे कितने 3 है ना, तो 3 हम इसमें भरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 2 भर के अपन आगे वाले में भर दिया, एक जितने उसके अंदर आ सकते हैं किसी शेल के अंदर, उतने इलेक्ट्रॉन हमें उसके अंदर भरने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपन इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप वाइज स्टेप होता है, ना कि अपन अपनी मर्जी से उसको फिल कर देंगे इस लेवल तक, कहाँ तक, सिर्फ 18 एलिमेंट तक। उसके बाद तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग हो जाता है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये हायर क्लासेस में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फिर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन हमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, वो 2n² फॉर्मूला से होता है। शेल है वो नंबर ऑफ शेल n कहलाता है, जिसको अपन 1 2 3 नाम दे दें, ये KLMN से उसको डिनोट किया गया है। इसके अलावा क्या बताया है कि जो किसी भी एटम में स्टेबल होने के, इट कैन एक्मोडेट द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तक रह के वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी बोर के मॉडल में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमें पता है कि किसी एटम के, ये मान लिया क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये होगी इसकी फर्स्ट शेल है ना, n=1, फिर अपनी क्या हो गई, ये सेकंड शेल हो गई। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं, मान लिया हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। क्या होता है 3, मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 2n², यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना डालें अपन, तो 2। फर्स्ट की बात करें 1, यानी कि 2 के अंदर हमेशा क्या होगा, फर्स्ट के अंदर 2 ही जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने कहाँ भर दिए, यहाँ पे 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन बचता है कितना, 3 में से 2 फिल हो गए, 1 और बचा है वो अपन ने इसमें फिल कर दिया, हो गया अपना। इसमें आ कितने सकते थे, 8 आ सकते थे, है ना। मैक्सिमम सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8, लेकिन हमारे पास 1 ही है, और अपन ने इसमें फिल कर दिया। तो ये क्या करते हैं कि लास्ट ऑर्बिट इनका, फर्स्ट वाले में तो 2 ही है मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी, ये 2 ही होता है। ये 2 अगर किसी से लेके देके, कोई भी एटम होता है वो ले देके गेन कर लेता है तो वो स्टेबल कहलाता है। लेकिन अपन दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए वो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रखना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करेंगे, लूज करेंगे और गेन भी करते हैं। तो इसमें
जब तक किसी एटम में के लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही उनकी क्या बन जाती है, वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। ठीक है। और अगर लास्ट ऑर्बिट में उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 और 8। ठीक है। तो वो कितना लेंगे, 5 को 8 करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको कोई नहीं चाहिए, ये अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। तो वो 8 करके क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनकी वैलेंसी जो हो गई वो कितनी हो गई, 3 2 1। तो ये कहलाती है जितने इन्होंने ये क्या किए, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। The number of electrons gain and lose by an atom is known as its वैलेंसी। वो ही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में होते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, है ना, गिवन एटॉमिक नंबर, दे आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिथियम, तो लिथियम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। और वैलेंसी की बात करें तो इसके पास 1 ही है, 1 को इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो वैलेंसी भी क्या हो गई, 1। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं लेकिन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो इन 3rd यूनिट, जो अपन 3rd यूनिट में पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है वो है तुम्हारा एटॉमिक नंबर एंड मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात की जा रही है। एटॉमिक नंबर देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड एंड मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ऐसे तो ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन एटम वाले चैप्टर में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और अगर डायरेक्टली ये कहना चाहो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल ही रहते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं वो इसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। या तो ये कहो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड मास क्या होता है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नॉट और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो भी न्यूक्लियस में ही रहता है। खाली प्रोटॉन की बात करें, खाली प्रोटॉन के बारे में अगर बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, जेड की, जो क्या है एटॉमिक नंबर है। और अगर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की, तो ये क्या कहलाता है, मास ऑफ एन एटम। ये एटम का मास कहलाता है। मान लो किसी एटम को हम लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एटम है, ये अपन ने एग्जांपल लिया लिथियम का, है ना, मैंने यहाँ लिख दिया लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 जो यहाँ पे लिखा जाता है, और मास होता है 7 जो ऊपर लिखा जाएगा। मतलब किसी भी एटॉमिक नंबर का सिंबल और सिंबल के नीचे की तरफ तो लिखते हैं ये तो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर लिखते हैं इसका मास लिखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें N, तो ये हो गया सिंबल ऑफ एन एटम, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे अपन लिखेंगे A और यहाँ पे अपन लिखेंगे Z। तो अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, है ना, अपन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का Z क्या है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। A is the mass of nitrogen, that is 14. So this is the proper representation of the atomic mass and number of an atom. Got it? So this is about the atomic number and mass, which we know already. So according to the given number, atomic number and atomic mass, they atoms are also differentiate according to the what they are called if the atom have the same number of electron or different masses also, है ना. So we will study about the another points based on this topic in next video. I hope you all understand about the discussed topic in this video. Okay,
and I will provide the notes which you can write it neat and clear in your notebook. So students, watch the video to understand all the aspects of this topic, and you have to write the notes also. Thank you.